देखिए, अब आज जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है सीबीएसई बोर्ड में। ये जो पेपर है ये बेसिक मैथ का है, ठीक है। तो बेसिक मैथ के भी क्वेश्चन पेपर करा दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है ये देख लो, ये हमारे कौन सी मैथ है, बेसिक मैथ, बुनियादी मैथ कहा जाता है, ठीक है। ये जो पेपर होता है ये 80 मार्क्स का होता है और 3 घंटे दिए जाते हैं आपको करने के लिए। इसमें कुछ कंडीशन है, ये जो हमारा पेपर है सेट 3 है, ठीक है। इसमें जो क्या कंडीशन है कि हमको पता होना चाहिए कि जो पेपर में है कितने क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। कितने हैं? 38 क्वेश्चन, और सारे ही क्वेश्चन करने हैं, कंपलसरी है, मतलब सारे क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी एंड लास्ट वन ई। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वो 1 से लेके 18 तक हैं। कैसे हैं? एमसीक्यू बेस हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके अलावा जो 19 और 20 क्वेश्चन है ये एसर्शन और रीजन पे बेस्ड है, ये भी 1 मार्क्स का है, यानी 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स तक हैं। ये सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में हैं। सेक्शन बी में 21 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 25 तक होगा, और ये जो क्वेश्चन होंगे VSR, VSA का मतलब है वेरी शॉर्ट आंसर, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सेक्शन सी की बात आती है। सेक्शन सी में 26 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 31 तक होगा, ठीक है। ये कैसे होंगे? शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक। इनके लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन पे। सेक्शन डी की बात की जाए तो सेक्शन डी में 32 क्वेश्चन होंगे, 32 से स्टार्ट होगा, 35 तक होगा। ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि इसके क्वेश्चन जो होते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, ये आता है आपका लॉन्ग आंसर में। सेक्शन ई की बात की जाए तो सेक्शन ई में 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होगा 38 तक। ये जो क्वेश्चन होंगे वो केस स्टडी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। इसके लिए 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए है। इसके बाद सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सेक्शन बी की बात की जाएगी तो इसमें आपको 2 चॉइस दी जाएगी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर दिख जाएगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, ठीक। अब क्वेश्चन पेपर का सलूशन कराने जा रहे हैं। हिंदी वाले पढ़ना चाहें तो हिंदी वालों के लिए भी सब निर्देश लिखा हुआ है इसमें, ये हिंदी का भी पेपर लगाए हुए हैं, ठीक है। वैसे कंबाइंड पेपर आता है, फिर भी देख लेना। अब क्वेश्चन पेपर हम कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। ये शब्द लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। देखो, हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है तो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉलिनोमियल क्या है, कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाती है प्रोडक्ट की तो इसके जो रूट्स होंगे, जो जीरोज होंगे, मान लेते हैं अल्फ़ा एक है एक बीटा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। और जो एडिशन होगा, सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है, -b/a होता है। ये हमें फार्मूले याद होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो c/a, और अगर एडिशन लेते हैं तो माइनस लगा के b/a, ठीक। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो इसने कहा कि जो प्रोडक्ट है क्या है, जीरोज है। तो अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होगा, सी क्या है, -7 है, / a कितना है, k है। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है, k की वैल्यू, ठीक है। तो k की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/2। कोई ऑप्शन है -7/2? ऑप्शन बी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, AP दी है, ये आपको AP दी गई है, उसका पहला टर्म दिया गया है 8 और लास्ट जो 10 टर्म है वो कितना है, 19 है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है किसकी, डी की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो AP के लिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर AP की बात की जाए, अगर हम AP की बात करें तो उसके लिए जो n टर्म का फार्मूला होता है क्या होता है, an = होता है a + n - 1 × d,
ये फार्मूला होता है किसी भी एपी का एन टर्म निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो उसका डी हमको फाइंड करना है, ए दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होता है, ए एन वाला तो फार्मूला हमको पता होगा, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। यहाँ पर हमें डी नहीं फाइंड पता, ये ए एन दिया हुआ है जो यानी 10 दिया हुआ है, यहाँ पर ए एन है वहाँ पर 10 रख दें, ए 10, ये कितना दिया हुआ है, माइनस का 19 दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू ए कितना है, ए की वैल्यू हमको गिवन है 8 प्लस एन कितना है, एन हमारे पास यू जहाँ पे लिखा होता है ए 10 है, तो क्या क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी -1। डी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको इसमें घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 27, ठीक। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी -3। डी की वैल्यू किसी में -3 है, ऑप्शन डी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मैथ ही नाम है इसका, इसी वजह से। अब बात आती है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। इनके मिड पॉइंट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, बात की जाए मिड पॉइंट के फार्मूले की, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन के लिए मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट, अगर हमारे पास कोई लाइन दी गई है, एक लाइन, एक पॉइंट उसका ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, ठीक है। 2 पॉइंट के लिए है तो 2 के लिए लिख देंगे, 3 के लिए होता तो 3 के लिए लिख देते, फिलहाल 2 के लिए x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास मिड टर्म अगर मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 है, y इज इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला इसका, ठीक है। चलो फिर अब आगे इसको इसी बिहाफ पे हमें सॉल्व करना है। तो इसके मिड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट का मान लेते हैं पहले x का कोऑर्डिनेट निकालना, तो क्या करेंगे, ये प्लस ये यानी 8 प्लस करेंगे -1 का, तो -1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/2। देख लो किसी में 7/2 आ रहा है, यानी ये दो तो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 7/2 इसमें नहीं है। y का निकाल लो, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये यानी 3/2 किसके साथ एडिशन होगा, 3 के साथ, डिवाइड किससे होगा 2 से। तब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो 9, क्योंकि एलसीएम ले लो, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, सीधे हमने ऐड कर दिया है, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 9/4 आ रहा है किसी में, 9/4 इसमें आ रहा है केवल, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक। तो ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसको निकाल लिया। अब अगला क्या है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा की वैल्यू आपसे फाइंड करने को कह रहा है। देखो साइन थीटा की वैल्यू की बात की जाए, ठीक, ये क्वेश्चन यही कर देते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो पहले, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 1 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1/3, माइनस का 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/9, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 9 आ गया। ये हमारे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, ठीक। एक बात याद रखना, अब कॉस और साइन में क्या रिलेशन होती है, अपोजिट की होती है, सॉरी कॉस और सेक में। तो सबसे पहले इसका अंडर रूट ले लो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 3, ये तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया। कॉस और सेक क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो जब अपोजिट होते हैं तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, 3/2√2 कहीं पर है ऑप्शन, 3/2√2, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या है, एचसीएफ फाइंड करना है 32 और 77 के बीच का एचसीएफ क्या होगा।
एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब क्या कर सकते हो, 77 जो छोटा होता है उसको बड़े वाले से डिवाइड कर दो। बड़ा वाला कौन सा है, 134, 132, और छोटा कौन सा, 77। तो एक बार डिवाइड जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर जब देखेंगे तो बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा, ठीक है, ये कैरी देगा, ठीक। अब ये जो 55 आया इसको फिर इससे डिवाइड, 55 यानी ये जो था डिवाइजर था उसको अब 55 से डिवाइड कर दो। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 55 कितना बचा, 2 और 2। फिर इसके बाद ये जो आया है इसको यहाँ पर लिख दो 55, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 44, कितनी 1 1, 2 बार में गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या है 11 को उसको 22 कर दो तो 2 टाइम्स चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब क्या हुआ, ये शेष, ये कब जब तक करना होता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ 11 हमारा एचसीएफ हुआ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास गिवन है, जैसे हमारे पास 32 दिया है, ठीक है, 132 दिया हुआ है, 132 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं यहीं पे, ठीक। इसके इसके थ्रू 132 पहले 77 लिख दो, जो छोटा है उसको लो आगे लिख दो, ये 132 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना होता है, इससे डिवाइड करना है, उससे डिवाइड करना होता है कि जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं उस संख्या से इनको डिवाइड करना होगा जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देंगे। तो कौन सी संख्या आएगी, 11। जो ऑप्शन भी दिए उनमें भी देखोगे तो 11 ऐसी संख्या है जो इनको डिवाइड करेगी। तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा, ये हमारा 1, और इसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या आएगा, अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है जो 7 और 12 को एक साथ डिवाइड कर सके, बस हमारे पास आंसर आ जाता, ठीक। तीसरा तरीका ये है कि क्या करो, 132 को ऐसे लिख सकते हो, 132 को कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और इसका 77 को क्या लिख सकते हो, 77 को लिख सकते हो 11 इंटू 7। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसी को ले लो, वही एलसीएम है, एचसीएफ है, सॉरी। तो ऑप्शन ए, किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। याद रखना रियल और इक्वल बोल दिया है, क्या बोला है, रियल भी है और इक्वल भी है। एक मिनट बैटरी की इसकी, रियल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लें तो कहेंगे हमें तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये रेखाखंड के मध्य बिंदु वाला था कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सेक थीटा के लिए यूज किया गया था। कुछ ऐसा है नहीं कि हिंदी में ज़्यादा, यहाँ पर देख लो मूल वास्तविक और समान है, ठीक है, इसका यूज करना है हमें। देखो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ठीक है, ये है बराबर 0। अगर इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो d होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है 4d होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो हमारे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव कंडीशन को। अगर हमारे पास डी, देखो इसमें तो रियल भी होंगे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होंगे। और d इक्वल टू b² - 4ac, अगर हमारे पास क्या आता है 0 के बराबर, तो रियल होंगे और क्या होंगे जो इस कंडीशन में पूछा है, क्या है, रियल एंड इक्वल, सॉरी इक्वल, यानी रियल भी होंगे और दोनों सेम होंगे। दो रूट्स होंगे, एक इसमें क्या होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इसमें रियल और इक्वल होंगे। इसके अलावा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, अगर ये निगेटिव आता है तो रूट्स जो होंगे हमारे पास इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी, समझ गए। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो इसने कौन सी कंडीशन पूछी है, ये वाली कंडीशन, मतलब इसने ये वाली कंडीशन दी है हमें कि अगर हमारे पास जो रूट्स हैं क्या है, रियल हैं और इक्वल हैं, तो हमें k की वैल्यू बताना है। तो हमें क्या करना होगा, b² निकालना होगा, सॉरी
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। अब बात आती है कि बी क्या है, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो आना चाहिए, ठीक है, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, बी, बी कितना है, बी हमारे पास है कितना, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है, और ए कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4, बी ये है, ए ये है, और सी क्या है, सी हमारे पास है के, ठीक, ये सब वैल्यू हमको दी है, बी बराबर -5, ए बराबर 4 और के बराबर, सॉरी सी बराबर के। इससे जब कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया, जनरल फॉर्म जो इक्वेशन दी थी हमारे पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 5, -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4, ए कितना है, ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 4, और सी कितना है, के है, बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 के इज इक्वल टू आ जाएगा 25। यहाँ से के की वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास 25/16, 25/16 किसी में आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं है, इत्मीनान से बता रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए। अब बात आती है क्या, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज कितना होता है, पी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। देखो किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम हमेशा 1 होता है, समझ है, किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की, यदि एक खेल के जीतने की प्रायिकता पी है तो इसके हारने की प्रायिकता बताना है। तो हमें क्या, हमने क्या बताया, किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम कितना होता है, उसका सम 1 होता है। यानी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी विनिंग की है और पी डैश प्रोबेबिलिटी हारने की है, इसका सम कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से हमारे पास पी, तो पी दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी। तो ऑप्शन हमारे क्या आना चाहिए, 1 में पी को घटाना है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट कौन कौन से हैं, 2, -3, -2 और 3 इज, हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी बिटवीन द पॉइंट 2, -3, -2 और 3 क्या होगी। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक, 2 पॉइंट अगर हमारे पास दिया है, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1, ये p का, a का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी जो होगा क्या होगा, वो होगा अंडर रूट के अंदर जाओगे, अंडर रूट के अंदर गए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 माइनस x2 करें या y1 माइनस y2 करें, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, ये ना सोचना कि इसकी वजह से ये हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है, उसी का यूज करना है और हमारे पास काम हो जाएगा। चलो क्या क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा था द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, x1 y1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 3 है, सॉरी 2 है, और y1 की -3। यहाँ पे d इज इक्वल टू लगा देंगे अंडर रूट के अंदर, ठीक, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 कितना है, सॉरी x2 कितना है, -2 है, और x1 कितना है, माइनस का, सॉरी ये मेरा x2 है, ये x1 है, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1, उसके हिसाब से प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 कितना है, 3 है, y1 कितना माइनस का है, ये माइनस का 3 है, फिर माइनस आता ही है यहाँ पर, तो प्लस का 3 हो जाएगा का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ पर क्या है, -2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये -3 + 3 कितना हो जाएगा, 9 सॉरी 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा
6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हो तो 4 का 36 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 4 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा और 2 बाहर चला जाएगा। यहाँ कितना बचा, 4 बचा है, ठीक है, क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया और 4 को बाहर रूट के भेजा तो √2 बचा। यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 9 बचा है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास √2 एंड 13, सॉरी 2√13 यूनिट, ठीक है, 2√13। कोई ऑप्शन है 2√13, ऑप्शन हमारा ए, ठीक है। कैसे, हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ से भी 4 कॉमन आएगा और 4√2 के बाहर आया तो कितना बचा, 2 बचा। अंदर कितना बचा, 4 बचा। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9। दोनों को एडिशन कर लो। अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। इसमें क्या है, आपको ये गिवन है कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कंडीशन गिवन है, कंडीशन हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को आपस में पास में ले लो। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसको यहीं पे कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या दी गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है। कितनी दी गई है, 2, देख लो 2 दी गई है, इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। इनको पास में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इक्वल टू, अब हमारे पास क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका यूज करना है। यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ से इसको राइट साइड पहुँचा दोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब देखो भैया कहीं थीटा 90 डिग्री आया है, 90 डिग्री क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा सी। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन रेड, ठीक है, जो रेड क्यून याद रखना। इसने बोला है कि हमारे पास 52 पत्ते हैं, ठीक है, उनमें से एक कोई पत्ता खींचा जाता है। आपको ये बताना है कि जो हमने पत्ता खींचा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड है, ठीक है, क्यून है। तो अब देख लो क्यून कितनी होती हैं, रेड भी होना चाहिए और क्यून भी होना चाहिए। देखो हार्ट डायमंड, ये हार्ट डायमंड और स्पैड और क्लब, इन सब के 13 पत्ते होते हैं, ठीक है, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके, 13 इसके, तो कितने हो गए, 26 हो गए, सॉरी 13 चौको 52 हो गए। 13 चौको 52 में से इन दोनों को मिला दिया जाए तो रेड के कितने होंगे, 26, और ब्लैक कितने होंगे, 26 होंगे, ठीक। अब इसने बोला है क्यून की बात आ जाओ, क्यून की बात की जाए तो हमारे पास क्यून के लिए कंडीशन क्या है, देख लो जरा। क्यून की बात की जाए तो हमारे पास क्यून कितने होते हैं, एक तो यहाँ से देख सकते हो, एक क्यून ये है, एक क्यून ये है, ठीक। टोटल क्यून कितनी होती है, 4 होती हैं, ठीक। 2 ब्लैक की होती हैं, 2 रेड की होती हैं, 2 ब्लैक की होती हैं, 2 रेड की होती हैं। एक क्यून ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों रेड की हो गई, और ये क्यून ब्लैक की हो गई, और ये भी क्यून ब्लैक की हो गई, ठीक। अब इसके अलावा अगर पूछा क्या है हमसे, ये पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्यून, यानी टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक, और टोटल कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल की बात की जाए तो टोटल पत्ते आपके पास कितने हैं, 52 हैं, और पॉसिबिलिटी कितनी है, केवल 2 पत्तों की। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेड के 2 ही क्यून हैं, एक ये है
एक ये है, सॉरी ये, हाँ क्यून, एक ये है और एक ये है, ठीक। रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 ही क्यून है। अगर कह देता कि क्यून बताना है तो 4 क्यून हो जाती, लेकिन रेड लिख दिया, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 से इसको ऊपर लिख दो, ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/26। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझ गए। अगर यहाँ पर केवल लिखा होता क्यून की, तो यहाँ पर क्या करते, 4 क्यून लिख देते, लेकिन इसने बोला कितना है कि केवल 2 क्यून है, इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों रेड लेनी है, तो 2 ही क्यून हमारे पास है रेड की, इसके अलावा कोई क्वीन नहीं है, लेकिन टोटल कितने हैं, 52 हैं। तो ये टेबल है, इसको भी याद रखना है, अगर याद रखना है तो ये देख लो एक बार कि क्या क्या हमें याद रखना है कि कितने क्या होता है, ठीक। अब हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड्स अ statistical data arrangement in order into 2 equal part, then the value of x is called। देखो, अगर कोई भी डाटा आपके 2 इक्वल पार्ट में हो जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट का मतलब है कि उसके कोई एक पार्ट हम ले लेंगे, उसके लेफ्ट में जाएंगे तो उसकी जितनी भी वैल्यू होंगी निगेटिव होंगी, और राइट में जाएंगे जितनी भी वैल्यू होंगी पॉजिटिव होंगी। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसको मीडियन कहा जाता है, याद रखना, ऐसे को मीडियन कहा जाता है। हिंदी वाले भी देख लें, हिंदी वालों के लिए भी ये देख लो क्या है, यदि कोई निश्चित चर x क्रम में व्यवस्थित है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ, व्यवस्थित सांख्यिकीय आंकड़ों को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो x का मान कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, माध्यक कहा जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम याद होना चाहिए। अगर स्फीयर के वॉल्यूम की बात की जाए, ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हम इसको किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे। ये क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब क्या है, रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है, पाई क्या है, 22/7 है, ठीक। अब हमें इस पे रख देना है, वॉल्यूम निकलेगा 4/3, पाई की जगह कितना लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, ठीक है। और रेडियस कितना है, 7/2 का क्यूब, 7/2 का क्यूब है, ठीक है। 7/2 को 3 बार लिखना है, तो ये क्यूब बना दें। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक, यहाँ से आ जाएगा 22/7, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 7, ठीक, ये 7 आ गया, 7/2 रेडियस है ना, ये 7/2, फिर 7/2, फिर 7/2, 2 बार 3 बार 7/2, ठीक है। एक 7 से ये 7 कट जाएगा, 1 2, 2 से ये 2 कट जाएंगे, 4 कट गए, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 1 2 से इसको भी काट दो, ये यहाँ पे क्या बचेगा, 11 बचेगा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा केवल 3, ऊपर क्या बचा, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 7, 11 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 77, या फिर 77 हो जाएगा, 1 मिनट, 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा 49 होगा, 49 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो कितना आ जाएगा, 49 का 99 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 और 9 कितना आ जाएगा, कहाँ पे दिक्कत हो रही, ये यहाँ से 49 हुआ, 49 और 44 होगा, 44 और 9 कितना हो जाएगा, 44 और 9 हो जाएगा 53, 553, तो कितना आ गया, 539, ये हमारा आंसर आना चाहिए, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना, इनका मल्टीप्लाई करना, 49 आएगा, 49 का 11 से जब मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 539/3। अब अगला क्वेश्चन देख लो, द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिकल डाटा आर 21। याद रखना ये क्या है, मीन है, मीडियन कितना है 23 है रिस्पेक्टिवली, देन द मोड ऑफ द डाटा। तो इसके लिए फार्मूला एक होता है, फार्मूला क्या होता है कि मोड जो होता है, मोड को बहुलक कहा जाता है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। ये क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम क्या होता है, 2 टाइम मीन होता है, ठीक है। 3 टाइम मीडियन, 3 मीडियन कितना है, मीडियन हमारे पास है, मीडियन हमारे पास है
23 माइनस मीन कितना है 2, मीन कितना है 21, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 6, ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 17। ठीक है, ऑप्शन सी 17। ठीक है, ये 17 हो जाएगा। अब देखो द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन स्लैटन हाइट ऑफ द कोन, स्लैटन हाइट ऑफ द कोन। देखो स्लैटन हाइट क्या होता है, जो हमारे पास कोन बना है, ये कोन का डायग्राम है मान लो। ठीक है, ये कोन बन गया, उल्टा हमने बना दिया तो कोई बात नहीं, उल्टा है ये। यहाँ पर क्या है रेडियस है, ये क्या है ये हाइट है। ठीक, तो ये कहानी हो जाती है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ये एच हो जाता है, क्या हो जाता है एच, एच फॉर हाइट, एच फॉर हाइट। एक मिनट, ये फंस क्यों रहा है, ये कहाँ गया, भाग गया क्या, ये रहा। ठीक है, एच फॉर हाइट, ये हमारा एच है और ये हमारे पास रेडियस है यहाँ पे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यही हमको फाइंड करना है, ये एल है, स्लैटन हाइट है। ठीक है, इसी को हमें फाइंड करना है। यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस इसी को निकालना है। तो यहाँ पे इसका यूज कर लो, यहाँ पे स्लैटन हाइट, यहाँ पे क्या है एच की वैल्यू कितनी दी गई है 24, तो 24 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करना है प्लस 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 24 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 576 और 7 का करोगे 49 आएगा। इनको एडिशन कर दो, एडिशन करोगे कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। इसका रूट बाहर निकालोगे तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, ये हमारा ट्रिपलेट का काम करता है, ट्रिपलेट बन जाता है, ये हमें याद होना चाहिए। ऐसी कंडीशन आती है, ये किसका ट्रिपलेट है 7, 24, 25, यानी 25 आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है उसका एक रूट्स दिया हुआ है 3, अगर ये इसका रूट्स है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर x बराबर -3 रख देंगे तो वो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पर x दिया हुआ है, वहाँ पर x बराबर -3 रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं अल्फ़ा -1, ये गिवन है। x की जगह कितना रखना है -3 का स्क्वायर करना है, प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह कितना लिखना है अल्फ़ा ही रहेगा, x की जगह -3 लिखना है प्लस 1 लिखना है बराबर 0 लिखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा -1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे -3 अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा बराबर 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ से कितना आ जाएगा 9 अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 3 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा बराबर 0। तो यहाँ से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, ये इससे चला जाएगा कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 8, यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 4/3, 4/3 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, बस इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन देख लो, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, इफ वन इंड ऑफ द डायमीटर इज कितना है -4,0 -4,0 द अदर एंड इज ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट निकालना है, ये हमारे पास सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल में एक डायमीटर खींचा हुआ है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, गोल बन जाए जिससे। ये हमारे पास सर्किल है। ठीक है, जैसा बन नहीं पा रहा, एक बार और ट्राई करेंगे तो जैसा बनेगा वैसे मानेंगे। ये हमारे पास सर्किल है, पहले से बेटर है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये डायमीटर है, इसका एक पॉइंट हमारे पास दिया है, कितना दिया है, ये हमारे पास दिया है -4,0। दूसरा पॉइंट हमसे बोला जा रहा है x,0। x,0 क्यों, क्योंकि
एक्स एक्सेस बोला है तो यहाँ पर वाई की कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर क्या होता है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी है एक हिसाब से, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 6 है। बस डिस्टेंस का फार्मूला लगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था, दो पॉइंट अगर दिए होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से करो अंडर रूट x1, x2 कितना है, माइनस का 4 है, ठीक है, x1 कितना है, माइनस का, देखो यहाँ पे x2 कितना है, x है, जैसे सीक्वेंस से लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। x2 कितना है, x है, माइनस का 4 कितना, ये माइनस है, फिर माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आओ, y2 कितना है, 0 है, y1 कितना है, 0 है, ठीक है। ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा, अगर 6 इज इक्वल टू देखते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं सीधे, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं सीधे, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू आ जाएगा, एक मिनट, ये क्या कर दिए यहाँ पे, यहीं से देख लेते हैं आगे क्यों बढ़ें। इसको फर्दर आगे लिखोगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का, सॉरी एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसका वर्गमूल हटा लें तो कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, देख लो एक्स की वैल्यू कहीं 2 आ रही है, ये आ रही है, ऑप्शन ये, ठीक। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बचता है 17, इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 2y माइनस 7 एंड 2x प्लस ky प्लस 1 डोंट हैव सोल्यूशन। डोंट हैव सोल्यूशन का मतलब है इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन हमारे पास लगाई जाती है कि a1 डिवाइड बाई a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, पेयर ऑफ लाइन होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले एक फार्मूला आपको दिखा दें क्या है, फार्मूला हमें यहाँ पे याद होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 17 है शायद, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17, ठीक है। इसमें देख लो, अगर हमारे पास a1 ax b1y प्लस c1 ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक। इनके लिए जो सोल्यूशन की कंडीशन होती है, अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमें यही कंडीशन लगानी है, इस वजह से हमने पहले इसको लिखा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब है ये जो है इनफाइनाइट तक सोल्यूशन होंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है, a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, ये कंडीशन होती है किसकी, ये कंडीशन होती है ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इनके केस में क्या होगा, इनके केस में जो लाइन होंगी पैरेलल होंगी, ऐसे चले जाएंगे। इसके दूसरे केस में क्या होगा, ये लाइन, एक ये लाइन है, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन होगी, ये दोनों कोइंसाइड करेंगी। और इसके केस में क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी, दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ओनली वन सोल्यूशन, इसी को यूनिक सोल्यूशन कहा जाएगा, समझे। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास इसी को कंडीशन, ये वाली कंडीशन लगानी है, यूनिक, ठीक, ये यूनिक की, तो ये हमारे पास ये कंडीशन लगानी है, बस इस कंडीशन को लगा दो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो क्या है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारे पास क्या है,
डोंट सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 2 है, इक्वल टू B1 कितना है, B1 हमारे पास 2 है, या B1 2 है, ये कितना है K इज इक्वल टू C1 कितना है माइनस का 7 डिवाइड बाई 1, ठीक। क्योंकि हमारे पास क्या था, नो सोल्यूशन के केस में ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, डज नॉट इक्वल टू, समझ रहे ना। क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाता तो हमारे पास क्या हो जाता, पैरेलल लाइन की कंडीशन आ जाती। इसमें कोई सोल्यूशन हमें ये कंडीशन हमारे पास पैरेलल लाइन की, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में कौन सी कंडीशन लगानी, ये वाली, A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। बस अब ये लगा दो, यहाँ से इन दोनों को ले लो, यहीं से हमें K की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ से निकालोगे तो K इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5 कोई ऑप्शन हो तो लगा दो, 4 डिवाइड बाई 5 ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 2 डाइस आर रोल्ड टूगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब है कि सेम डिजिट आ जाए, यानी पहले डाई को हमने भेजा, फेंका तो 1 आया, दूसरी बार जब हमने रोल किया तो भी 1 आ गया, सेम डिजिट आनी चाहिए, एक ये कंडीशन हो सकती है। फिर उसके बाद पहली बार फेंका 2 आया, दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद पहली बार फेंका 3 आया, दूसरी बार 3 फिर आ गया, ये भी ठीक है। फिर 4 आया, फिर भी 4 आ गया, ये भी ठीक है। 5 आया, 5 आ गया, ये भी ठीक है, ठीक है। 6 आया, 6 आ गया, ये भी ठीक है। इसके अलावा कोई डिजिट आएगी तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि डबलेट का मतलब है कि सेम डिजिट आना चाहिए। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर द्विक होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा हिंदी वालों के लिए कि द्विक आने की संभावना, कहाँ गया द्विक, हाँ तो वही सेम बात है कि यानी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आया। अब 2 डाई को फेंकने पे टोटल कितने सैंपल आते हैं, एक को फेंकने में 6 आता है, दूसरे को फेंकेंगे तो फिर 6 आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल कितने हैं 36 हैं, आने की होंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, इतनी पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो 6 ये हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, कोई ऑप्शन है 1/6, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये हमारे एसर्शन और रीजन पे बेस्ड है, ठीक है, एसर्शन और रीजन पे बेस्ड है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन ए ये कहता है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये बात। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि दोनों सही हैं, एसर्शन और रीजन राइट हैं, ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि एसर्शन तो गलत है, रीजन सही है, ठीक। जो भी आंसर आएगा इन्हीं चारों में कोई ऑप्शन देना होगा। चलो अब क्या है क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट P है, इफ पॉइंट P, इससे 2 टेंजेंट खींची जाती हैं, एक टेंजेंट PA है, दूसरी PB है। इफ द PA एंड PB आर द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल विद सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, द क्वाड्रिलेटरल क्या बना है हमारे पास, OA, ये क्वाड्रिलेटर हमारा बन गया OAP, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर हमारा बन गया है, ये याद रखना, ये हमने बनाने के लिए आपको दिखा दिया कि ये बना है, ठीक है। इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये बात बिल्कुल सही है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक। इसके बाद क्या है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ये नहीं कह सकते, अपोजिट एंगल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इनका जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा अपोजिट एंगल का, वो कितना होना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी इसका प्लस इसका, अगर ये थीटा है और ये θ1 है, तो θ1 प्लस θ1, ये हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, कितना 180 डिग्री। तो ये तो कह सकते हैं कि 180 डिग्री होगा अपोजिट एंगल का सम, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जो है हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ये बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो इसके विषय हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्या है, -1 और 3 है।
अब इसके बाद क्या है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स बराबर -1 0 और 3,0। तो इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जब x बराबर -1 रखेंगे यानी p -1 x की जगह पर जब -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस रखोगे तो प्लस कर देगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 3, ये बराबर 0। इसका मतलब ये -1 तो हो गया इसका 0। अब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये कितना है 3 है, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इसके पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह पे रखोगे -1 और 0, वाई की जगह पे इस दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की जगह 3,0। तो ये क्या हुआ, ये इसने बोला है कि ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हैं, बिल्कुल बात सही है। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो असर्शन है और रीजन है ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 19 के लिए, क्वेश्चन के लिए, और 20 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। ये सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराएंगे, फिर उसके बाद में इनको कंबाइन कर देंगे। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।